बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है नाज़रीन आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद जुनैद हलीम। नाज़रीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं जो कि आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। सबसे पहले तो भारतीय हमारे किस किस बात का शुक्रिया अदा करेंगे, वो सवालात जो कि भारतीय आवाम को अपनी सरकार से, मोदी सरकार से, भाजपा सरकार से पूछने चाहिए थे, वो हम बार बार उठाते रहे, पूछते रहे और फाइनली अब उनका जवाब इंडियन ऑफिशियल्स की तरफ से आना शुरू हो चुका है। तो भारतीय जनरल का एतराफ़ आ चुका है। क्या स्टेटमेंट उनकी तरफ से दी गई है भारतीय तैयारे गिरने से मुतल्लिक, आज की वीडियो में वो भी आपको दिखाएंगे सबूतों के साथ। एडिट किया हुआ कुछ भी नहीं होगा, उन्हीं की जुबान से आपको सुनाएंगे। फिर आपको बताएंगे कि बीजेपी के रहनुमा है सुब्रमण्यम स्वामी, उनकी तरफ से भी कुछ एतराफ़ किया गया है। सिर्फ एतराफ़ नहीं किया गया बल्कि कुछ इल्ज़ाम भी लगाए हैं उन्होंने नरेंद्र मोदी के ऊपर। वो इल्ज़ाम जो कि बहुत अरसे से जारी थे, लेकिन एक बार फिर से जब ये कंट्रोवर्सी सामने आई है, जब ये शिकस्त और नाकामी इंडिया के मुकद्दर में ठहरी है, तो ये इल्ज़ाम एक बार फिर से वैलिड हो चुके हैं। तो वो भी आपके सामने रखेंगे और फिर आपको बताएंगे कि पाकिस्तानी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा, उनका बहुत ही अहम बयान सामने आया है इस कशीदगी को लेके। और ये तो उन्होंने बताया कि फोर्सेस अपने असल मकाम पे वापस आ रही हैं, दोनों तरफ से, पाकिस्तान हो या इंडिया हो। लेकिन कुछ ख़तरे उन्होंने बताए हैं, पूरी दुनिया को उन ख़तरों से आगाह किया है। वो क्या ख़तरे हो सकते हैं और इस पर कान धरने की, इस पर नज़र रखने की ज़रूरत है। हम तो नज़र रखे ही हुए हैं, पाकिस्तानी फोर्सेस तो चौकन्ना हैं ही, लेकिन पूरी दुनिया को सोचना होगा कि अगर इस बार भी पाकिस्तान की वार्निंग को सीरियस ना लिया गया तो ना सिर्फ ये खित्ता बल्कि पूरी दुनिया उसके मनफी असरात, उसके नुकसानात से बच नहीं पाएगी। इसके अलावा नाज़रीन, जिन चीज़ों पे आज हमने बात करनी है वो ये कि एक बार फिर से शशि थरूर की सरबराही में आपके इल्म में है कि इंडियन डेलीगेशन जो कि मुख्तलिफ हिस्सों में बटा हुआ है, दुनिया के मुख्तलिफ कोनों में जा रहा है। वहाँ पे उन्हें सुबकी हो रही है, शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि झूठ के पाँव नहीं होते। और पूरी दुनिया को तो आप बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि पूरी दुनिया में भाजपा सरकार के अंधभक्त मौजूद नहीं है, वहाँ पे समझ बूझ वाले लोग भी हैं। तो कोलंबिया में किस तरह से नाक कटवाई है शशि थरूर ने। वैसे तो उनका अंदाज़ बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ी सोफिस्टिकेटेड अंदाज में वो झूठ के साथ अंग्रेज़ी का जो तड़का लगाते हैं, वो अमूमी तौर पे उनके चाहने वालों को, उनके देखने वालों को तो पसंद आता है, लेकिन दुनिया इसे बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही। कोलंबिया में क्या हुआ है, किस तरह से मोदी सरकार की सुबकी हुई है, ये भी, इससे भी पर्दा फाश करेंगे, आपको दिखाएंगे। और इसके अलावा नाज़रीन, एक ज़बरदस्त कामयाबी आपके इल्म में, ईद की आमद है, बड़ी ईद के लिए तैयारियां जारी हैं, लोग सेलिब्रेशंस के लिए पहले ही अपने अपने जानवर ख़रीद रहे हैं और इसके लिए एक अमूमी तौर पे जो एक माहौल बनता है इससे पहले, वो तो बन चुका है। लेकिन ईद से पहले एक और खुशखबरी भी आ चुकी है। वैसे तो हमारी पाक अफवाज ने हमें जो सेलिब्रेशन है उसको मनाने का जो एक मौका था वो फराहम कर ही दिया था, लेकिन अरशद नदीम ने एक और गोल्ड मेडल पाकिस्तानियों के नाम किया है अपनी ज़बरदस्त जीत के साथ, अपनी ज़बरदस्त कामयाबी के साथ। उसका भी तज़किरा करेंगे। तो आगाज़ कर लेते हैं नाज़रीन, एक एक करके तमामी जो खबरें हैं वो आपके सामने रखते जाते हैं। पहली खबर बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही अहम है। ब्लूमबर्ग को इंडियन जर्नल ने इंटरव्यू दिया है और उसमें ये जो खबर सामने आई है निकल के, वो ये कि इंडियन चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्लूमबर्ग को जो इंटरव्यू दिया उसमें पाकिस्तान ने इंडियन तैयारे मारे हैं, इसका उन्होंने खुद बाकायदा एतराफ़ कर लिया है। क्या कहना था उनका, सुनिए। The incident between Pakistan and India, and that is whether or not Pakistan downed an Indian jet, or in fact more than that. Can you confirm? I think what is important is that not the jet being down, but why they were being down. But a jet, at least one jet was downed? Yeah, why they were. So the good part is that we are able to understand the tactical mistake which we made, remedy it, rectify it, and then implement it again after 2 days, and flew all our jets. Again targeting at long range, which I said. Pakistan claims 6 Indian jets were downed. Is it correct in that estimate? Absolutely incorrect, and that is not information which I said is important. What is important is why they were down. That is more important for us. And what did we do after that? That's more important. अच्छा जी, उनका इस मौके पर कहना यह था कि हम ये नहीं कहते कि तैयारे गिरे, बल्कि ये पूछना चाहिए कि वो तैयारे क्यों गिरे। ये सवाल उन्होंने उठाया है। सवाल तो बहुत वैलिड है, लेकिन काश के इसका जवाब अब आता है। इसका जवाब कभी भी नहीं आएगा, हम आपको पहले से बता देते हैं। इंटरव्यू में एक सवाल के जवाब में जनरल चौहान ने कम अज़ कम एक तैयारा गिरने की तस्दीक की है। आहिस्ता आहिस्ता मानेंगे, हम तो पहले से ही कह रहे थे कि इनके 6 तैयारे गिरे हैं, 5 ही अपने मुँह से मान चुके हैं, 1 इनके जनरल ने माना है, 5 इनके अपने बीजेपी के रहनुमा ने
माना है। तो अभी आहिस्ता आहिस्ता करके बिल्ली थैले से बाहर आएगी। आपने थोड़ा सा तहम्मुल से काम लेना है, जल्दबाजी से बिल्कुल भी काम नहीं लेना, क्योंकि मोदी सरकार यही चाहती है कि जल्दबाजी में हकीकत को झूठ के साथ गड़बड़ कर दिया जाए। इंडिया ने 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम हमले का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद किया, ये सभी जानते हैं, और जिसके बाद 6 और 7 मई के दरमियानी शब ऑपरेशन सिंदूर को शुरू किया गया, जिसको वो कहते हैं कि जी अभी तक ये जारी है, पता नहीं कब खत्म होगा। पाकिस्तान ने इंडियन इल्ज़ामात मुस्तरद किए और जवाबी कार्रवाई में इंडिया के 6 जंगी तैयारे, जिनमें 3 फ्रांसीसी राफेल भी थे, मार गिराने का दावा किया, जिसको पहले वो जुटलाते रहे। पहले ये कहते रहे कि जी जंग में नुकसानात होते रहते हैं, हम अभी आपको डिटेल नहीं बता सकते, और अब फाइनली वो डिटेल्स आना शुरू हो चुकी हैं। बहुत ही दिलचस्प सूरत नाज़रीन हो चुकी है। अनिल चौहान ने कहा कि इंडियन फिजाएं ने अपनी टेक्टिकल गलती से सबक सीखा और 2 दिन बाद लॉन्ग रेंज टारगेट्स को निशाना बनाया। निशाना कितना सही था ये भी आप जानते हैं, आपसे छुपा हुआ नहीं है। अच्छा जी, अब आते हैं सुब्रमण्यम स्वामी की तरफ, जो कि एक इंतहाई कट्टर हिंदुत्व सोच का मालिक, बीजेपी का रहनुमा है, उधेड़ उम्र का ये शख्स है, और मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ कोई भी ये शख्स मौका हाथ से जाने नहीं देता, गंवाता नहीं है। थोड़ी सी अगर हम आपके इसके साथ हिस्ट्री आपके साथ शेयर करें तो जो बातें माजी में कर चुका है शख्स, उन्होंने कहा था कि मुसलमान या तो हिंदू सकाफत को कबूल करें या वोट का हक छोड़ दें। ये बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि ऐसे शख्स के मुंह से जब एतराफ़ आए तो फिर उसमें आपको शक और शुबा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इसने क्या कुछ कहा था, हाउ टू वाइप आउट इस्लामिक टेरर, उसने ये बयान दिया था, उसमें एक मजमून लिखा था जो बाद में भारत के मारूफ अंग्रेज़ी अखबार में भी शाया हुआ, और कहा इसने ये भी था कि मुसलमानों की आबादी में इजाफा सिक्योरिटी के लिए ख़तरा है। उसने ये कहा था कि अगर किसी भी मुल्क में 30% या उससे ज़ायद मुसलमान हों तो उस मुल्क के लिए तबाही है, और राम मंदिर पर हर हाल में बंद कर रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना भी आए। ये सुब्रमण्यम स्वामी के बयान हैं जनाब, और साथ में पाकिस्तान मुखालिफ जो बयान हैं उसकी भी एक पूरी हिस्ट्री है। स्वामी अक्सर पाकिस्तान के बारे में सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं। पाकिस्तान के साथ जंग छिड़ जाए तो हम इसे 10 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। अक़लियतों पर तनकीद करता रहा है। स्वामी ने क्रिश्चियन मिशनरीज पर इल्ज़ाम लगाया कि वो भारत में जबरी मजहबी तब्दीली में मुलविस हैं। इस चीज़ का खुद अपने मुंह से इसने एतराफ़ किया, कहा कि जो लोग हिंदू धर्म को छोड़कर दूसरा मजहब कबूल करें उन्हें रिजर्वेशन का हक नहीं होना चाहिए, उन्हें शहरियत भी नहीं मिलनी चाहिए। वो कहते हैं स्वामी ये भी कह चुका है कि सेकुलरिज्म भारत के लिए जहर है, ये सिर्फ वोट हासिल करने का हथकंडा है। वो सेकुलर भारत का, शाइनिंग इंडिया का जो ख्वाब था, ऐसे लोग बबंगे दहल इस चीज़ को क्लेम भी करते हैं। और इस शख्स का ये भी बयान है जो मुझे अच्छी तरह याद है, वो कह रहा था कि एक हिंदू और एक मुसलमान कभी भी उनके हुकूक या उनकी जो इज्जत है वो बराबर नहीं हो सकती। मुसलमानों को इसने बराबर लाके खड़ा किया था, क्योंकि ये तो अपने निचली जात के जो हिंदू हैं उनको भी अपने बराबर नहीं समझते। तो ये दीगर अक़लियतें हैं, चाहे वो सिख हों, चाहे वो क्रिश्चियंस हों, चाहे वो मुस्लिम हो या कोई भी और अक़लियत हो, उनको अपने बराबर किस तरह ला सकते हैं। तो इंतहाई तंग जहन का और छोटी सोच का मालिक ये शख्स है। लेकिन इसके बयान को कोट करने का जो मकसद है वो ये कि पहले इसका अपना बयान, इसका अपना इंटरव्यू सुनिए, ये क्या कह रहा है। मिर्जा फखरुद्दीन ने एक बात बोली कि हमारे जहाज गिरे हैं, कितने गिरे हैं बताइए। 5 पाकिस्तान ने अपने जहाज को बेचकर गिराया था हमारा। ओके, उसमें कुछ चाइना का भी लोग था सर? चाइना के प्लेन्स तो चाइना के ही थे। ओके, हाँ, चाइना के लोगों ने नहीं किया। चाइना ने जो हवाई जहाज दी थी वो बहुत बढ़िया हवाई जहाज थी, और जो फ्रांस के जो थे वो उतना बढ़िया नहीं थे, और हमारे उनके जो हवाई जहाज है उन्होंने 5 को गिराया था। आपका मतलब रफेल ने अच्छा काम नहीं किया? रफेल तो पर्याप्त नहीं है हमारे देश के लिए। वो उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार हुआ ये तो दूसरी बात है। मोदी रहते हुए हम इस पर जांच नहीं कर सकते, क्योंकि होने नहीं देगा वो। जी जनाब, तो आपने इसके मुंह से सुन लिया, इसने एतराफ़ किया है कि इनके 5 तैयारे गिरे हैं। साथ में राफेल के लिए वो ज़ुबान जो इस्तेमाल करें, राफेल कह रहे हैं कि जी हमारे मुल्क के लिए राफेल तैयारे बिल्कुल भी ठीक नहीं है। अब वो ये तो मानने से रहे कि हमारे जो पायलट्स थे वो नौसिखिए थे, उनको तैयारे उड़ाने नहीं आते थे। इस शर्मिंदगी को वो बयान तो नहीं कर सकते, लेकिन जो अहम बात है इन 5 तैयारों के गिरने के साथ, इस एतराफ़ के साथ एक और बड़ी अहम बात सुब्रमण्यम स्वामी ने जो की है वो ये कि नरेंद्र मोदी के होते हुए इन राजों
राजों से पर्दा नहीं उठ सकता। इसकी पूरी नाज़रीन एक हिस्ट्री है। राफेल तैयारे जब खरीदे गए थे तो अडानी और मोदी का जो नेक्सस था, जो गठजोड़ था, उनके ऊपर करप्शन के इल्ज़ामात बहुत अरसे से लगाए जाते रहे। लोकसभा में, राज्यसभा में, पूरे भारत के अंदर से पूरी जो इंडियन कांग्रेस है, जो अपोजिशन है, वो ये सवालात उठाती रही है, वो इल्ज़ाम लगाती रही कि भाई ये करप्शन हो रही है, ये जो भारतीय आवाम के टैक्सेस का बिलियन ऑफ डॉलर्स का जो पैसा है वो इनकी जेबों में जा रहा है। उस वक्त किसी ने कान नहीं धरे। उसका नतीजा ये निकला कि आज उन्हें इसका खमियाजा भुगतना पड़ रहा है, उसकी कीमत चुकाना पड़ रही है। ना सिर्फ वो तैयारे इनसे उड़ाए नहीं जा सके, उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा सका, बल्कि आज ये एतराफ़ कर रहे हैं कि तैयारे गिरे हैं, लेकिन अब भी ये मानने से इनकारी हैं। हम आपको बता चुके हैं इस बारे में कि डिसॉल्ट, वो कंपनी जिसने राफेल तैयारे बनाए थे, उनको नुकसान पहुंचा बिलियन ऑफ डॉलर्स का। उनसे कोई तैयारे खरीदने को तैयार नहीं है। अब वो ऑडिट टीम बना के इंस्पेक्शन करना चाहते हैं तो उनको भी ये एक्सेस नहीं दे रहे, उनको ये इजाज़त नहीं दे रहे कि आप इन तैयारों की इंस्पेक्शन करें। लेकिन बहरहाल अब जो सच होता है वो चीख चीख के अपना जो हकीकत है वो अयां करता है। और अब इनके रहनुमाओं के, इनके बीजेपी के रहनुमा हों, इनके जर्नल हों, इनके रिप्रेजेंटेटिव्स हों, वो चीख चीख के इस सच को पूरी दुनिया के सामने लाने पर मजबूर हैं। लेकिन कहानी नाज़रीन यहाँ पर ख़त्म नहीं होती। एक तरफ तो ये अपने लोगों को मजबूरन सच बता रहे हैं, दूसरी तरफ जो झूठ की मशीन एक खोली हुई है इन्होंने उन डेलीगेशंस के ज़रिए, जिसको लीड कर रहा है शशि थरूर, कांग्रेस का रहनुमा। और नाज़रीन ये उन 4 रहनुमाओं के अंदर से नहीं था जिसके नाम कांग्रेस ने खुद दिए थे कि अगर आप डेलीगेशन भेजना चाह रहे हैं हमारी नुमाइंदगी के लिए, ये 4 नाम हैं। उन 4 नामों में से किसी को शामिल नहीं किया गया। शशि थरूर को न सिर्फ शामिल किया गया, नरेंद्र मोदी की अपनी फरमाइश पे बल्कि इस डेलीगेशन का सरबराह भी बनाया गया। अब हुआ क्या है, स्टोरी बड़ी दिलचस्प है। वो ये कि कोलंबिया के अंदर ये गए हैं, मुख्तलिफ जो इनके पड़ाव थे, मुख्तलिफ जो ममालिक का ये विजिट कर रहे हैं। कोलंबिया के अंदर जब गए हैं तो उनके अंदर कुछ डेकोरम्स होते हैं नाज़रीन। जब आप किसी मुल्क में जाते हैं तो कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, उनको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन अपने एक बड़े ही महज़िबाना अंदाज में अंग्रेज़ी के अंदर जब शशि थरूर झूठ बोलता है तो वो भूल जाता है कि वो नॉर्म्स क्या हैं, वो प्रोटोकॉल्स क्या हैं। किसी मुल्क के अंदर जाके आप उनकी इंसल्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान के अंदर जो शहादतें हुई थी, कोलंबिया ने बड़ी वाज़ेह तौर पे उनकी कंडेमिनेशन की थी, उनकी मजम्मत की थी, उनके साथ यकजहती का इजहार किया था। तो उस यकजहती को कंडेम किया है शशि थरूर ने जाके कि कोलंबिया को क्या ज़रूरत थी कि वो पाकिस्तान में होने वाली शहादतों की मजम्मत करे या उनके साथ यकजहती का इजहार करे। विक्टिम तो हम हैं, झूठ तो हम बोल रहे हैं, आप हमारे झूठ को बाय भी नहीं कर रहे और आप उनके साथ यकजहती का इजहार कर रहे हैं। तो अंदाज़ा लगाइए कि इस शख्स को इतनी भी डिप्लोमेटिक नॉर्म्स नहीं है कि ये कोलंबिया के अंदर बैठ के उनकी हुकूमत, उनकी जो एक पॉलिसी है, ना सिर्फ उसके ख़िलाफ़ बल्कि उनको धमकाने की कोशिश कर रहा है। तो आपके धमकाने से सिर्फ भाजपा सरकार के जो भक्त हैं, जो अंध भक्त हैं, वो तो इससे मरूब हो सकते हैं, वो इससे घबरा भी सकते हैं और मजबूरी में आपके हक़ में बोल भी सकते हैं। लेकिन हमारी या दुनिया की कोई मजबूरी नहीं है कि वो आपके झूठ में जो हाँ है या उसको सच माने, ऐसी कोई मजबूरी पूरी दुनिया के ऊपर लागू नहीं होती। अब जो खबर है वो है हमारे जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल ताहिर शमशाद मिर्जा की, और वो बहुत ही अहम बातें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने बताया कि जो 22 जुलाई से पहले की पोजीशन थी, दोनों साइड की जो फोर्सेस हैं अब वो अपने अपने मकामात पे, अपने अपनी पोजीशंस पर आ चुके हैं, जो कि ऑब्वियसली तसल्ली बख्श खबर है, अच्छी बात है। क्योंकि हम कभी भी जंग को एस्केलेट करने के हक में नहीं है, हमें जंग लड़ने का कोई शौक़ नहीं है। बिला वजह तरक्की पे फोकस कीजिए, अपने आवाम पे फोकस कीजिए, उनकी लाइफस्टाइल को बेहतर बनाने पे फोकस कीजिए। यही हम कहते आए हैं भारत से भी कि आए मिल बैठ के बात करें, ट्रेड पे बात करें। आप दहशतगर्दी पे बात भी करनी है तो उसका खात्मा कैसे होना है उस पर बात कीजिए, ना कि आप एक दूसरे पे इल्ज़ामात लगाइए। लेकिन भारत जो है वो कोई भी अकल समझ बूझ की बात करने को तैयार नहीं है। वो बात ही यहाँ से शुरू करते हैं कि जी आप दहशतगर्द हैं, आप दहशतगर्दी को एक्सपोर्ट करते हैं। तो ठीक है, अगर आपको यही मंजूर है तो हमें भी कोई इसमें एतराज़ नहीं है। लेकिन जो असल बात है नाज़रीन वो ये कि जनरल ताहिर शमशाद मिर्ज़ा की तरफ से जो वार्न किया गया है, ना सिर्फ दोनों इतराफ़ को, इंडिया पाकिस्तान को, उनके अवाम को, उनके फोर्सेस को, बल्कि पूरी दुनिया को भी इस खतरे से आगाह किया गया कि अगर दोबारा से एस्केलेशन होती है, अगर दोबारा से जंग होती है तो फिर वो महदूद जगहों तक नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जहां से जंग का खात्मा हुआ है या सीज फायर हुआ है, अब अगर कशीदगी होती है तो सिलसिला वहां से आगे बढ़ेगा और ये सिर्फ डिस्प्यूटेड एरियाज तक नहीं होगा, ये मुतनाज़े इलाकों तक महदूद नहीं होगा। इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर या पाकिस्तान के ज़ेरे कब्ज़ा जो कश्मीर है, आज़ाद जम्मू कश्मीर जिसको हम कहते हैं, ये उस तक महदूद नहीं रहेगा।
ये सिर्फ मुख्तलिफ एयर स्ट्राइक्स तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसकी जो स्केल है वो बहुत ज़्यादा हो सकता है। ना सिर्फ पूरा का पूरा पाकिस्तान, पूरा का पूरा भारत इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। और अगर खुदा ना खास्ता ये जंग होती है, तो क्योंकि ये दोनों ममालिक एटॉमिक पावर्स हैं, और अगर खुदा ना खास्ता नौबत यहाँ तक आती है, तो फिर ना सिर्फ ये ख़ित्ता बल्कि पूरी दुनिया इसके नुकसानात से बच नहीं पाएगी। ये बहुत अहम बात है, ये बहुत अहम बात है। इसके ऊपर कान धरने होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने पहले भी सीज़ फायर में किरदार अदा किया। पूरी दुनिया इंडिया का झूठ बाय करने को तैयार नहीं है, लेकिन अगर भारत जो कि अपने ड्रिल्स जारी रखे हुए है, अपनी सरहदों के ऊपर भी अपने मुल्क के अंदर खौफ की फिजा कायम की हुई है, अपने डेलीगेशंस को पूरी दुनिया में झूठ का प्रोपेगेंडा करने के लिए, पाकिस्तान के खिलाफ जहर आलूद करने के लिए वो कोशिशें जारी रखे हुए हैं, मीडिया के अंदर अपने गोदी मीडिया को मुसलसल इस जंग को एस्केलेट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये सिलसिला रोकना होगा। दोबारा से जंग खेलने का जो मोदी का एक जुनून है, उससे बाज रखना होगा, वरना जो इसका नुकसान है वो लामुतना ही हो सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि इस तरफ तवज्जो दी जाएगी। अब नाज़रीन आते हैं आखिरी जो दिल को बाग बाग कर देने वाली ख़बर है, वो ये कि ओलंपिक्स के अंदर तो वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया ही था अरशद नदीम ने, लेकिन ईद से पहले पाकिस्तानियों के लिए एक ज़बरदस्त सेलिब्रेशन का टाइम है, क्योंकि जो खुशी दी है अरशद नदीम ने, उसमें ईद की खुशियाँ कई गुना ज़्यादा हो चुकी हैं, वो दुबाला हो चुकी हैं। नाज़रीन, जनूबी कोरिया के अंदर एशियन एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जारी थी, जिसके अंदर भारतीय हरीफ भी था, और जब भारतीय हरीफ को शिकस्त मिलती है ना, तो उस शिकस्त का अपना ही मज़ा होता है। उनके लिए तो मज़ा नहीं होता, लेकिन हम जब उनको शिकस्त देते हैं तो उसका अपना ही मज़ा होता है। उस सेलिब्रेशन की एक अपनी खुशी होती है, और ये खुशी हमें दी है फाइनली 50 साल के बाद लगभग पाकिस्तान ने ये टाइटल जीता है, ये गोल्ड मेडल जीता है, और यकीनी तौर पे हम सब के लिए सेलिब्रेशन का एक वक्त है। पूरी पाकिस्तानी कौम को इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये कोशिशें हुई हैं। पहली कोशिश हुई, दूसरी हुई, तीसरी हुई, और फाइनली जो छठी अटैम्प्ट थी उसके अंदर अरशद नदीम ने ये गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। और पहली थ्रो जो थी लगभग थी 75.64 मीटर की, दूसरी थ्रो इसी तरह से 76.80 की थी, और अगली जो थ्रो थी वो 85.57 की थी, फिर उसके बाद 83.99, और फाइनली जो उनकी थ्रो थी छठी थ्रो वो 86.46 मीटर लंबी थी, और इसने वाइप आउट कर दिया तमाम जिनके कंपैटिटर्स थे, जिसमें भारतीय हरीफ भी था। वो चारों निशाने चित हो गए, और ये गोल्ड मेडल पाकिस्तान के नाम रहा है। 1973 के बाद पाकिस्तान का पहला गोल्ड मेडल है, और पाकिस्तान ने आखिरी मरतबा इस इवेंट में 1973 में गोल्ड मेडल जीता था। तो पूरी पाकिस्तानी कौम को ईद की खुशियाँ बहुत बहुत मुबारक हो। अभी कुछ दिन बाकी है, लेकिन सेलिब्रेशन तो शुरू हो चुकी है, और इस सेलिब्रेशन पे, इस ज़बरदस्त कामयाबी पे यकीनी तौर पे ना सिर्फ अरशद नदीम को मुबारकबाद बनती है, उनकी फैमिली को, उनके जो कोच थे उनको, और तमाम पाकिस्तान को इस ज़बरदस्त कामयाबी पर बहुत बहुत मुबारक। उम्मीद करते हैं जीत का ये तसलसल जारी रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।